और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये कि मुझे बहुत खुशी है। आ जाइए। मेरा ये कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज कम से कम हम लोग एक जगह जमा हुए और नेशनल लेवल पर जाकर बहरहाल इस काम के बारे में सोच रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत पहले मतलब तकरीबन 2005 में इस मूवमेंट का कयाम किया गया था और अल्लाह ताला हमारे अमीर जमात नायब अमीर साबिक अमीर जमात डॉक्टर साहब की कब्रों को नूर से भरे। उनका ही विजन था ये। डॉक्टर अंसारी साहब जो है उनका विजन था, जिन्होंने जो है ये रास्ता हमको दिखाया। मेरे दोस्तों, हम सब लोग तहरीक के कारकुन हैं और अपनी सारी जिंदगी हमने तहरीक के लिए लगाई है, लेकिन वो सारी जिंदगी लगाने के बावजूद बहुत सारी दिशाओं में काम करने की जरूरत बाकी रह गई। उन दिशाओं में से एक दिशा जो है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने हमें इशारतन बताया था, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही डॉक्टर साहब के साथ में इस पर गुफ्तगू होती रही और डॉक्टर साहब का विजन हमारे नज़दीक बड़ा क्लियर था। और उन्होंने जो है ये बात बताई कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और उसमें खास तौर पर मुसलमानों की जो सूरत हाल है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो इस मुल्क में एक बोझ बन गया है। उसके सामने इस पूरे इंसानियत के मसले पर कोई लाहे अमल नहीं है। उसकी सारी गुफ्तगू, सारी तगोदा अपने लिए बनी हुई है। ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा का जो वो बड़ा पिक्चर है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई खैर उम्मत का जो पिक्चर है, वो पिक्चर पेश करने के लिए उन्होंने इस तंजीम को बयान कराया। हमको तो पहले ही दिन से ये बात दिल को इतनी प्यारी लगी कि हमने लब्बैक कहा और इस काम में हम चले गए। 2005 से लेकर 2024 तकरीबन 19 साल मेरा लगातार मैं तो इसी कामों में लगा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, अल्ताफ भाई हैं, अफसर भाई हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पहले दिन से इस काम में लगे हुए लोग। और ये जो है जो जमात का विजन था, उसी जमात के विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी मेरी गुफ्तगू से पहले सलीम साहब ने मुझे लगता है कि इसके विजन पर या किस मकसद के तहत हमें काम करना चाहिए या हमें क्या काम करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और सही हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई नई बात मुझे इसमें जोड़ना या रिपीटेशन करना बेहतर नहीं लगता, फिर भी टॉपिक को कवर करने के लिए बहरहाल कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, ये बात तो बहुत वाज़ेह हो गई आपकी गुफ्तगू में सलीम साहब की कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है ना। भारत में जो हुकूमतें होती हैं, वो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इस मुल्क में रहने वाली आवाम की फलाह बहबूद है। यहाँ कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया। इस मुल्क की सरकार पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो इस मुल्क में बसने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 ये कहता है कि इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान को इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। ये इज्जत की जिंदगी की गारंटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब उसके बाद मुझे अगर इज्जत की जिंदगी नहीं मिलती तो मेरा अधिकार है मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी आवाज उठाऊं। मेरा इस बात का भी अधिकार है कि अगर जो लोग मेरा हक छीन रहे हैं मैं उनके खिलाफ बोलूं। अब उसकी इज्जत किस पर पड़ती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक सोशल मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं होती। सोशल मूवमेंट की अपनी एक पहचान होती है कि वो हर मुद्दे पर, चाहे वो लेफ्ट की सरकार है तो लेफ्ट के भी खिलाफ बोलेगी, चाहे वो राइट विंग की सरकार है तो राइट विंग के खिलाफ बोलेगी, चाहे वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो उसके भी खिलाफ बोलेगी। हमारा बुनियादी मतलब तो यह है कि अवाम के खिलाफ जब भी कोई एक्शन होगा उस पर बहरहाल हम बात करें। ये पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। अब असल में जो बात सलीम भाई ने कही है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिखी है, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि आज पूरे मुल्क कहीं ना कहीं सिमटा हुआ है। और सिमटा हुआ महवर जो है वो सिर्फ हुकूमतें हैं, है ना। सारा पैसा सरकार के पास है, सारा पावर सरकार के पास है, और हम कोई पॉलिटिकल विंग नहीं जो सरकार में जाएंगे। ये हमारी लाइन पहले दिन से क्लियर है। अब यह है कि इन सरकारों पर उनको ठीक राह से काम करवाने के लिए, उन सरकारों को सचमुच अवाम के फायदे के मुताबिक काम कराने के लिए हमारे जैसी अवामी तहरीक की जरूरत है। एमपीजे का बेसिक काम जो है वो एक पीपल्स मूवमेंट है, एक अवामी तहरीक है
जो सरकारों की पॉलिसी को सही दिशा पे रखने के लिए। जब जब वो गलत करेंगे तब तक हम खड़े होंगे, जब जब वो अवाम मुखालिफ तहरीक खड़ी करेंगे हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये बुनियादी काम जो है हमारा है और ये कोई नया काम नहीं है। मेरी समझिए, आप भारत की आजादी के बाद एक तारीख देखते होंगे, भारत देश की तारीख में कभी जंगल बचाओ तहरीक चली, आपने वो भी देखा होगा। कहीं घर बंबई के अंदर जो है घर बनाओ घर बचाओ आंदोलन चले, मेधा पाटकर की इसमें वो भी पीपल्स मूवमेंट आपने देखा है। जब जब हुकूमत, अभी बंबई के अंदर इस वक्त जो है वो धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो जब जब हुकूमत की पॉलिसी आम आवाम को नुकसान पहुंचाएगी तब तक हमारे जैसी तहरीकों की जरूरत पड़ती रहेगी और हमको उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। जंगल के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी पानी के लिए लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो इस मुल्क में रहने के साथ साथ जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि लोगों को फायदा मिलेगा, कभी कभी हुकूमत की पॉलिसी उसके खिलाफ भी बनती है, उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वही काम जो है एमपीजे इसमें कई सालों से करती आ रही है। अब मेरे दोस्तों, मैं जस्ट एक बहुत खूबसूरत चेहरा इस वक्त जो भारत का बना है, मैं उस पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उसकी सिचुएशन आपके सामने रखना है। कहने के लिए तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वो इज्जत इस मुल्क में हमको हासिल है? हमसे मुराद मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, इस मुल्क में बसने वाले हर इंसान को क्या वो इज्जत की जिंदगी हासिल है? मैं उसके एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। कभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा है? भूख का जो पैमाना है उसके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर कितना है? 111। 111। क्या कह रहा है? 125 मुल्कों की लिस्ट है, 125 मुल्कों की लिस्ट में भारत का नंबर 111। मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जहां हम बातें कर रहे हैं विश्व गुरु की, हमारी ग्राउंड सिचुएशन ये बता रही है कि आज भी भारत देश में भुखमरी के मामला अपने बुरूज पर। मेरे दोस्तों, ये सूरत हाल जो है वो हमको ये बताती है कि भारत सचमुच अपनी बातों को, जो हमने कहा था, जो प्रताप भाई ने कहा, जो सपना देखा था आजादी के, आज हम उसको नहीं पहुंच पाए। पिछले 75 साल बाद भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जो हमारे आजादी की लड़ाई के लोगों ने देखी थी, वो हमको नहीं दिखाई देती। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा होगा, उसमें भारत का नंबर कितना है? उसमें भी आप देखेंगे कि तकरीबन जो है 134 नंबर है भारत। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट चंद हिस्सों में हो रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में 193 मुल्कों में हम 134 रैंक पर हैं। मेरे दोस्तों, वहीं पर आप देखेंगे कि इस मुल्क में गरीबी की सूरत हाल क्या है। अभी तो आंकड़ों को छुपाया जा रहा है फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू। मैं आपसे कहूं कि गूगल पर डाल के देखिए आप भारत का, तो बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो आंकड़ों के खेल की दुनिया है ना, सर्वे है, रिसर्च है, इसी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि 140 करोड़ की आवाम में तकरीबन 40 करोड़ लोग, अब जितनों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो सारे लोग वो है जो भुखमरी का शिकार है 80 करोड़ है ना, 80 करोड़। तो 80 करोड़ लोग इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे गरीबी रेखा के, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के नीचे। और इनकी आपको मालूम है इनकम क्राइटेरिया कितनी है? 25 रुपए से ज्यादा। राशन कार्ड जिसको आप दे रहे हैं 56,000 रुपीज शहरों में, 59,000 और 44 जो है वो गांव में, जिसकी ईयरली इनकम 59,000 है साल की, वो जो है वो गरीबी रेखा से नीचे का है। अगर 60,000 आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। आप सोचिए कि 60,000 रुपया साल की इनकम में इसका गुजारा कैसे होगा। लेकिन ये हमारा क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है और इसी क्राइटेरिया की वजह से आज ये सरकार कहती है गरीबी खत्म हो गई, क्योंकि गरीबी की रेखा को ही हमने बदल के रख दिया। आपने जो है वो अमीरी का डेफिनेशन बिल्कुल लाया, लेकिन गरीबी का डेफिनेशन बदल कर दिया। तो ये डेफिनेशन की चेंज, खासतौर पे तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है, अभी आप लोगों को वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा, उसने पूरे डेफिनेशन को चेंज करके रख दिया और गरीबों को अचानक गरीबी से निकालकर अमीर लोगों की सूची में ले आया। तो ये सब खेल है आंकड़ों का। लेकिन सच्ची बात यह कि 40% लोग या 35 से 40% लोग कम से कम इस मुल्क में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो 2 वक्त का खाना जिनको ठीक से नहीं।
आप में से जो लोग आदिवासी बेल्ट में घूमते होंगे उनको पता होगा आदिवासियों के बच्चों की क्या सूरत है, या आदिवासी खुद जो है किस हाल में जीता है। बदन पे दो कपड़े नहीं होते, पैंट होती है तो टी शर्ट के ऊपर शर्ट नहीं पहनता, शर्ट होती है तो नीचे ट्रैक पैंट या हाफ पैंट पहनता है। इस तरह की जिंदगी लाखों ने करोड़ों लोग गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। मेरे दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं, अभी बात कर रहे थे हमारे सलीम भाई बजट की। भारत का हेल्थ का बजट कितना है पता? भारत ने अपने बजट का, शायद कंफर्म कीजिएगा सर, ये गूगल पे आते हैं, 1.35%, सिर्फ 1% हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, सिर्फ 1%। आप सोचिए कि हमारी सिंसियरिटी कितनी है मुल्क में अवाम की हेल्थ को लेकर, हम कितने बेहिस हैं। आप कभी यहाँ मेरे साथ में करीब में चलिएगा, हॉस्पिटल में नायर है, केम है, जेजे है, शाहीन हॉस्पिटल है, एक बेड पर 4 आदमी होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। आप सोचिए कितना ओवरबर्डन हॉस्पिटल है। नए हॉस्पिटल बनते ही नहीं, पुराने हॉस्पिटल ओवरबर्डन हो चुके हैं। डॉक्टर्स की वो तादाद जितनी की इस मुल्क को चाहिए थी वो सूरत से गायब है। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद हम सब लोग खामोश हैं, हमारी कोई आवाज नहीं। मेडिकल की दवाइयों की कीमत, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के लिए जो इंजेक्शन आपको 10,000 में घर पर ला कर देगा, वही इंजेक्शन हॉस्पिटल में 50,000 रुपए का होगा। कोई कंट्रोल नहीं कंपनियों पर, क्योंकि उसकी एमआरपी लिखी हुई है। एक से एक पॉलिसियों का झोल है यहाँ पर। मेरे दोस्तों, अमीरों को पूरा मौका छोड़ा गया अमीर बनने के लिए। हम गरीबों को कितना और गरीब बनाया जाए, उस पर जो है करने के काम यहाँ बेशुमार। तो मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बात की जा सकती है। मैंने हेल्थ की बात कही, आप सभी लोग हेल्थ के सेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अपने अपने इलाके के सिविल हॉस्पिटल्स में, छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तालुके लेवल के हॉस्पिटल को इसमें घूम के देखिए, हॉस्पिटलों की क्या दशा बनी हुई है। उसके बाद आप देखिए कि एजुकेशन की क्या सूरत है। आप सब लोग एजुकेशन के सर्वे पढ़ते होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर भी हों। एजुकेशन की सूरत हाल क्या है? एजुकेशन में कई सर्वे जो आए हैं, वो सर्वे ये बताते हैं कि 8वीं और 9वीं के बच्चों को चौथी का मैथ्स नहीं आता, लिखना पढ़ना अब तक नहीं आता। ये क्वालिटी एजुकेशन है, और हम दुनिया में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि नासा में जो लोग बैठे हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कितने परसेंट है, और बाकी जो इधर मेजोरिटी पब्लिक है उसकी क्या सूरत है। हमारी स्कूलों का इतना आउटडेटेड रवैया, हमारे टीचरों की बेहिसी, हमारे मैनेजमेंट का रवैया, हमारी सरकारों का एजुकेशन के ताल्लुक से रवैया, ये सारे के सारा सवाल है। बजट उसका भी कितना है? तो हार्डली मेरे ख्याल से 3% 2.8% बजट है शायद हमारे एजुकेशन के लिए, जबकि पूरी दुनिया 5 और 6% पे 60% पे काम कर रही है। और भारत जो है उसका बजट तो कहीं और ही लगा हुआ है। उसको इस देश की अवाम की बुनियादी चीजों की जरूरत नहीं है, वो कहीं और अपने आप को लगाए बैठी हुई है। मेरे दोस्तों, ये सिचुएशन जो मैंने आपके सामने भारत की रखी है, एक बुनियादी बात मैं कहूँ आपसे कि आज 70-75 सालों में हम गांव में पीने का पानी तक नहीं दे पाते। नहरें, गटर जो होती है, कोई कचरा जो चला जाए वो तक ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वाटर और सैनिटेशन अपने आप में एक इशू बना हुआ है। आप उसके साथ में देखिए, आपका एक मुल्क में इनइक्वालिटी, समाजी ना बराबरी, इनइक्वालिटी जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। आप देखेंगे इस मुंबई में आइए, आप, बहुत अच्छा लगता है मुंबई, ये सिटी का बेल्ट है, बहुत खूबसूरत बेल्ट है। यहाँ से करीब में एक इलाका है बांद्रा, कभी मौका मिले तो जरूर घूमिएगा। शाहरुख खान का घर दिखाई देता है। एक तरफ आप जाइएगा वेस्ट में, बांद्रा को देखिएगा, पाली हिल को, और उसी में बांद्रा ईस्ट में आइएगा, बैरामपाड़े को देखिएगा। 6x8 के घर में मैंने 12 लोगों को रहते हुए देखा है। आप कभी यकीन नहीं कर सकेंगे कि 6x8 के घर में 12 लोग कैसे रहते हैं। शिफ्ट पर सोते हैं, 4-4 लोग सोते हैं और 8 लोग जो है बाहर नौकरी करते हैं, फिर वो जब आते हैं तो ये सोते हैं। मतलब बिल्कुल इंसान की जिंदगी मशीन की बन गई है कि उसको नींद कब आनी है ये भी तय है उसका। मेरे दोस्तों, इस तरह इंसानों को जानवर की तरह जीने पर हमने मजबूर कर दिया। इंसाफ के ताल्लुक से तो बहरहाल हमारे कई गुफ्तगू होती है। मेरी समझ ये है कि ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद अब हमारे लिए जो सवाल बनता है ये कि हम क्या करें। ये गाना तो बहुत सारी दुनिया गाती है कि भैया ये है, ये सब सुनाते हैं, लेकिन चेंज की कोशिश कौन करेगा? मेरी समझ ये है कि मूवमेंट जैसी
ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, इसके लिए आज समाज में बहुत बड़ा स्पेस है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, उसका क्या अधिकार है। एक सादी सी बात कहें कि राशन की दुकान पर मेरा क्या अधिकार है हमको नहीं पता, एक हॉस्पिटल में मेरा क्या अधिकार है हमको नहीं पता, एक स्कूल के बच्चे के पास एक पेरेंट्स का क्या अधिकार है हमको नहीं पता। हम जो है वो बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया में जीते हैं, हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। अब असल बात यह कि भारत देश का संविधान जब राइट बेस्ड अप्रोच की बात करता है, वो ये कहता है कि हर इंसान को अधिकार है अपनी बात के लिए आवाज उठाने का। तो मेरे दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेस वहीं से खड़ा होता है। बंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर एमपीजे ने एक छोटी सी कोशिश की थी, बहरहाल बहुत कामयाब नहीं थी, लेकिन कोशिश जरूर की हमारी। हमने जो है कुछ गढ़ बनाने की कोशिश की, 10-10 लोगों को मिलाकर एक गढ़ बनाया था कि 10 लोगों में कोई एक उनका लीडर हो और 9 लोग उनके साथी हो, और वो 10-10 लोगों की 10 टीम अगर बन जाती है तो 100 लोगों को मिलकर हम ट्रेनिंग देते हैं। हेल्थ पर तुम्हारा क्या अधिकार है, एजुकेशन पे तुम्हारा क्या अधिकार है, फूड पर तुम्हारा क्या अधिकार है, ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में तुम्हारा क्या अधिकार है, वो जो जंगल है उसके बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन होनी चाहिए, ये जो पानी है हमारा सरमाया उसके बारे में मेरा क्या अधिकार है। ऐसे हर अधिकार पर जो है बहरहाल हम अवेयरनेस का काम करते हैं, और ये छोटी छोटी टीम जो बनती है, यही कल के दिन जो है आगे चलकर जो है आपको बड़ा मिशन और कोई कैंपेन करती नजर आए। आज समाज में बेसिकली अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में जागरूकता की कमी है, वरना लोग कोई मुर्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। आवाज इसलिए नहीं उठती मेरे दोस्तों कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जो और काम बचा हमारे लिए करने का, वो लोगों में अवेयरनेस का है। आप हर मुद्दे पर अवेयरनेस चलाइए ना। आप सड़क से गुजर रहे हैं, सड़क के गड्ढे देखिए, क्या ये मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं इसी के लिए भारत में आया हूँ कि मैं खड्डों के साथ में रहूं, पीने का पानी ना मिले, 2 वक्त की रोटी ना मिले, स्कूल के नाम पर मेरे साथ में खेल हो, हेल्थ के नाम पर मेरे साथ में खेल हो। नहीं दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल बरखिलाफ है, हमारे संविधान के बिल्कुल बरखिलाफ है। संविधान को मुझे इज्जत की जिंदगी देने की बात है। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि एमपीजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वक्त बहुत अच्छा स्पेस है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये काम करे कैसे। जैसे कि सलीम भाई की बातों में जो बात मुझे समझ में आई थी, अभी उन्होंने जो बात कही है सोशो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, इस वक्त जो जरूरत है, आपको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारी मौजूद है, और शायद हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह की बातों का दावा भी करती है ना, हर कोई इस तरह की बात करते हैं। लेकिन यह है कि प्रैक्टिकली इसको जमीन पर उतारने के लिए हमारे जैसी पीपल्स मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये एमपीजे जो है एक सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इनको सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है। किससे डरते हैं ये लोग? पॉलिटिकल लीडर किससे डरता है? आवाम से भी कब डरता है? अरे आम दिनों में तो जूते की नोक पे रखता है। ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त में हारने और जीतने से डरता है। इसको डर लगता है कि इलेक्शन में आवाम मेरे खिलाफ ना हो जाए, या इसको डर लगता है कि कहीं ये मेरे खिलाफ वोट ना कर दे, बस उससे डरते हैं ये। तो अपना काम सिर्फ इतना है कि वो प्रेशर बनाए रखें कि सर जी अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो इलेक्शन आएगा। अभी तो आपको देखा ना, महाराष्ट्र में या यूपी के अंदर लोगों ने चेंज कर दिया। तो जात पात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर बहुत दिनों तक सियासत नहीं की जा सकती है ना। वो लोग कहते हैं कि भैया झूठ का प्रोपेगेंडा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, बदलाव आता है और बदलाव आगे भी चलता रहेगा। बहरहाल इस बदलाव को रोकने के लिए जरूरत इस बात की है कि हमारी जैसी मूवमेंट खड़ी हो। अब अफसोस की बात हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि पिछले कई सालों से काम करने के बाद भी आज भी हम सिमटे हुए। तहरीक इस्लामी का हमको बनाने का असल मकसद तो ये था कि इसको तहरीक से बाहर निकाला जाए, आम आवाम को हमारे साथ जोड़ा जाए और आम आवाम की कोई मूवमेंट खड़ी की जाए। बहरहाल महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी हद तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी बहरहाल मुद्दों पर बात करने की आदत और कम से कम जो है आवाम के दरमियान में जाने की आदत हमारे यहाँ लोगों में बन पड़ी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आप देखेंगे पिछले कई सालों में बहुत सारे मुद्दों पे हमने काम किया और चेंज लाया है। आप सिर्फ अगर महाराष्ट्र की एजुकेशन पर पिटीशन देखेंगे तो एमपीजे को नजर आएगी आपको। आप हेल्थ पे काम करते हुए देखेंगे तो आपको एमपीजे नजर आएगी।
आप एजुकेशन पर काम, फूड पर काम करते हुए देखेंगे तो आपको एलपीजी नजर आएगी। तो हर उस बुनियादी मुद्दे पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वहां आपको एलपीजी नजर आएगा। तो बहरहाल यही वो डायरेक्शन था जिसको तहरीक इस्लामी चाहती है, और एलपीजी लगातार उस पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो हमने मिली मुद्दों पर बात नहीं की है, हमारी एक समझ बड़ी सादी सी है, और ये बात मैं सलीम भाई के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात को दोहरा दूं। जमात इस्लामी ने जो इनिशियल पीरियड में हमको जो इंफॉर्मेशन दी थी उसमें ये बात लिखी गई है कि जो काम जमात इस्लामी या उसकी ज़ैली तंजीमें करेंगी उस काम का डुप्लीकेशन एलपीजी नहीं करेगी। ये लाइन हमारे नज़दीक पहले दिन से क्लियर है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मिली एक्टिविटी जमात इस्लामी की शोबे करेंगे, उसमें मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं, और जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है वो मेरे लिए वो स्पेस है। तो हमको अपना स्पेस तलाश करना चाहिए, डुप्लीकेशन और वर्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। वरना सबसे आसान चीज़ क्या होती है मेरे भाई, जज्बाती मुद्दों पर गुफ्तगू करना, है ना। सीए एनआरसी आ गया, आप जोरदार लग गए, औकाफ आ गया, आप जोरदार लग गए। ये तो जज्बाती मुद्दे हैं, बिल्कुल इसकी बात करनी चाहिए, लेकिन असल बात तो ये कि जो अवाम के दरमियान में जाकर एक अवामी तहरीक खड़ी करनी है, उससे आप अभी तक बेगाने हैं, और बहरहाल हम भी बेगाने हैं, आप भी बेगाने। तो ये जो कमी हमारी है, इस कमी पर हमको सोचना है। बहरहाल आज की इस मीटिंग में हमारे कुछ स्टेट से नए लोग भी आए हैं जो शायद पहली मरतबा आए, और वो एलपीजी का नाम भी नहीं जानते। खासतौर पर हमारे जो राजस्थान के साथी होंगे, मेरे ख्याल से वो लोग एलपीजी का तारुफ उनके सामने अब तक है कि नहीं मुझे पता नहीं। हमारे यूपी के दो साथी जो हैं वो यूपीडीएफ से आए हुए हैं। वो एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर यूपी में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और वो यूनाइटेड हाँ नहीं एफडीसीए नहीं, यूपीडीएफ की बात कर रहा हूँ। अरे तारुफ करिए सर, क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम। तो ये दो साथी हमारे यूपीडीएफ की तरफ से भी आए। हमारी समझ ये है कि सोशल मूवमेंट के लिए स्पेस तो हर जगह है। आप पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे काम करें, पॉलिटिकल मूवमेंट है ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। आप इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे, तो आप मुद्दों पर बात करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। आप इसी तरह जो है हमारे जो राजस्थान से लोग आए वो लोग भी बिल्कुल इस तरह कुछ सोच सकते हैं। मेरी समझ ये है कि इसको इस मूवमेंट को फैलने की जरूरत है, और ये बड़ा गैप है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। आप देखिए कि जब भी कोई पब्लिक का मुद्दा उठता है तो हम देखते हैं कि भाई हमारी तरह काम करने वाले लोग कौन कौन है, लेकिन अगर आम दिनों में आपने काम किया होगा तो वो तो बहुत आसान हो जाता है। अब जब सीए एनआरसी पे काम हो रहा था तो महाराष्ट्र में बहुत इजी था, क्योंकि हम उंगलियों पे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग जो आपको आजाद फिक्र के लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग फील्ड को अच्छी तरह जानते हैं। वरना आप अगर वही मुस्लिम घेटों में रहते हैं तो बहरहाल आपके डेवलपमेंट का भी अपने आप में पूरा इशू बना हुआ है। तो मेंटल ब्लॉक जो है वो खुलने चाहिए। भारत देश की बड़ी आबादी को आप जो है इंकलाब बर्पा करना चाहते हैं, आप एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते हैं जहाँ इंसाफ हो, तो ये अपने घरों में बैठकर नहीं हो सकता, और ये छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर भी पॉसिबल नहीं है। आप एक पीपल्स मूवमेंट, एक अवामी तहरीक है, मुद्दों की बुनियाद पर लोगों के दरमियान में जाना, लोगों को खड़ा करना और फिर उनके साथ में बात करना, ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, ये एक बात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात की तरफ मैं आपको बम्बई के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसी बात मैंने आपसे कही ना कि 59,000 और 46,000 वाली फुट पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंदर जो हमारी पीआई है, हमने कोर्ट में चैलेंज करके रखा कि सरकार की ये नीति गलत है, और इस नीति को हम चैलेंज करते हैं कि इन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया वो क्राइटेरिया गलत है। इसी तरह हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप को रोक दिया था, है ना, पहली से लेकर 8वीं तक इस पर, उसको भी हमने कोर्ट में चैलेंज करके रखा। आप उसके साथ में देखेंगे अभी करंटली हम लोग जो है वो एजुकेशन में जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में 25% रिजर्वेशन जो था उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि वो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाएंगे बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने राइट टू एजुकेशन लाया था और क्वालिटी एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में हमने धरना, मोर्चा, मेमोरेंडम, सब कुछ एक्टिविटी की, पॉलिटिकल लीडर से मिले, उसके बावजूद जब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फिर हम पहुंचे कोर्ट में, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हाईकोर्ट ने रोक दिया अपने डिसीजन से। कितनी सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये गिनती के 12-15 लोग है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के राइट टू एजुकेशन से करोड़ों लोगों को जिसका फायदा पहुंच रहा था, उस एजुकेशन स्कीम को एमपीजे ने रोका, और आज जो है वापस से एडमिशन का प्रोसेस
फिर शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर काम करें तो नतीजे बहुत मिलते हैं। हमने जो है फूड को चैलेंज किया, फूड को बदल के रख दिया। हमने एजुकेशन को चैलेंज किया, एजुकेशन को बदल के रख दिया। हम हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काफी कुछ चेंजेस हमने लाने की कोशिश की। लेकिन मेरे दोस्तों, बुनियादी बात यह है कि इस तरह की मूवमेंट चंद शहरों के अंदर रहने से बात नहीं बनेगी। अवाम के दरमियान में जाकर जब तक कोई बड़ी मूवमेंट नेशनल लेवल पे खड़ी नहीं की जाती, और सबसे बुनियादी बात कि ये मूवमेंट जात पात की बुनियाद पर नहीं होगी, है ना, मजहब की बुनियाद पर ये मूवमेंट नहीं खड़ी होगी। जब तक आप इस मुल्क के आम इंसानों को अपने साथ में नहीं लाते, तब तक आपको लीडरशिप करने का अख्तियार नहीं है। अल्लाह के रसूल की सीरत में आपको कहीं नहीं मिलता कि आपने जो सिर्फ मुसलमानों की बात कही हो। आप तो खैरुल रहमतुल आलमीन है ना, और हम उनकी उम्मत होने के नाते हम रहमतुल मुस्लिमीन कैसे बन सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी प्लानिंग बनेगी वो सिर्फ मुसलमानों की बनेगी? ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक मुसलमान का सेवा हो ही नहीं सकता। ये हमारी दीन की कम इल्मी के नतीजे में ये रविश हमने बना रखी है। वरना आप तो रहमतुल आलमीन की उम्मत हो, तमाम इंसानों की रहमत हो। असल मुद्दा तो ये है कि इस मुल्क में जो बसने वाली अवाम है, उस अवाम का जब भी कोई मसला उठे तो उसको किसकी तरफ देखना चाहिए? आपकी तरफ देखना चाहिए। ये बेसिकली हमारा गोल है। आप पूछेंगे भाई एमपीजे क्या चाहती है, फ्यूचर में क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि भाई एक सोसाइटी कायम हो जो इंसाफ की बुनियाद पर, और उस सोसाइटी के कयाम में हमारा रोल ये हो कि दुनिया में कहीं भी जुल्म होता हो उनको हमारी याद आनी चाहिए, उनको हमारा नाम याद आना चाहिए। चाहे मोहल्ले गली के कोई मामला हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, हर जगह पर हम नजर आने चाहिए, हर जगह पर हम खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। अब हालात ये है कि कभी कभी हम हालात से मुतासिर हो जाते हैं, और हालात से मुतासिर होकर अपने अपने, देखिए परेशानी तो सबके साथ लगी है, रोजी रोजगार की परेशानी सबके साथ है। हम में से कोई करोड़पति बाप की औलाद नहीं है जिनके पास लाखों रुपया करोड़ रुपया आ रहा है और हम बैठकर खा रहे हैं। हम सब नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, और उसके बाद बचा हुआ वक्त इधर लाने लगा है। तो बहरहाल हिम्मत के साथ खड़े रहना और बुनियादी मसाइल पर बात करना, ये हमारी पिक्चर बननी चाहिए। मैं अपनी बात को समेटता हूँ और 10 मिनट का वक्त है। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो मेरा पूछना। नए लोगों पर काम कैसे शुरू किया जाए?